Guys, so I have reached Tokyo Haneda Airport. Tokyo की पहली वेंडिंग मशीन और सुशी भी मिल रही है. Stay tuned. Hi guys, welcome to my Japan series. So I'm getting a lot of queries about my itinerary, hotels, flights, and etc. etc. Like the basics one जो भी आपको चाहिए होता है. तो in this video I'll be discussing how I planned versus how I will also include कि कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने करी जो मुझे लगता है कि वो करनी चाहिए थी कि नहीं itinerary wise मैं डिटेल में मैं entire vlog बनाया है अपने हर दिन का. So I'll be sharing that as well with this video, like afterward this video, and I'll continue the series. But in starting I'll be covering कि initial जो bookings होती हैं वो सब कैसे करें. तो सबसे पहले आता है flight booking. So I booked my flight from Bangalore to Tokyo via Air India. I chose Air India because first thing it was quite cheaper than the other airlines. सबसे अच्छी मैंने सुनी है जो direct flight होती है वो होती है JAL की, Japan Airways. बट इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. बट उसका राउंड ट्रिप बुक करोगे तो शायद आपके बजट में पड़ सकता है. बट इन एयर इंडिया आई वॉज गेटिंग चीपर फ्लेक्सी ऑप्शन ऑल्सो. तो इट कॉस्टेड मी अराउंड लाइक 50K for round trip. So I'll suggest booking flights 3 months prior to your travel. And also one thing I'll suggest कि आप कैंसिल वाली फ्लाइट टिकट बुक करो, लाइक जो रिफंडेबल रहती है, बिकॉज वीज़ा के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई टेल यू वाई. सो हाउ एंड वाई. सो फ्लाइट टिकट्स का मैंने सॉर्ट करा. अब आता है वीज़ा का. तो वीज़ा के लिए हमको क्या क्या लगता है एंड कब करना चाहिए. सो आप जापान का वीज़ा 3 महीने अपने ट्रैवल से पहले आप कर सकते हो, 3 महीने से स्टार्ट कर सकते हो. सो मैंने तो अप्लाई करा था 1 मंथ पहले. एंड वीज़ा मैंने एजेंट के थ्रू कराया था क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का हैसल था तो इस वजह से. बट आई थिंक जितना मैंने और भी लोगों से सुना है, लोगों से, आई वॉज नॉट इन बैंगलोर, इस वजह से ऐसा करा था मैंने बेसिकली. बट अगर आप बैंगलोर में या इस जगह पे हो जहाँ पे VFS है एंड आपके वीज़ा में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप डायरेक्टली अप्लाई करो. जो वीज़ा होता है वो VFS ग्लोबल जो है वो प्रोसेस करते हैं. एंड डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या लगे थे. तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको लगता है सबसे पहले फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, डिटेल आइटनरी. डिटेल में मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वही फॉलो करोगे, बट आप आइटनरी आपको एक उनको देनी पड़ेगी, रफ आइटनरी, एंड वो रियलिस्टिक होनी चाहिए जिसमें आपके डे 1 बेसिकली लैंडिंग से लेके लास्ट डे तक सब कुछ कवर्ड हो. एंड वन थिंग मोर, मैंने जो बहुत सारे लोगों के जब मैंने रिसर्च करी थी तो देखा था कि जापान जो है वो 15 डेज का वीज़ा देता है. एंड लोग कभी कभी 16 डेज की भी बुकिंग कर लेते हैं कि उनका 16th के डे को वापसी है. तो मेक श्योर अगर आप 16 डेज का बुक कर रहे हो तो आप 1 मंथ का ही वीज़ा अप्लाई करो. एंड मैंने अप्लाई करा था 1 मंथ सिंगल एंट्री वीज़ा का प्रोसेस. एंड मोस्टली जापान का वीज़ा लग जाता है इन केस वो मतलब थोड़ा कहीं प्रॉब्लम है. तो यू मेक श्योर, मतलब जो भी आप फ्लाइट करा रहे हो, होटल करा रहे हो, तो मेक श्योर करना सारे रिफंडेबल वाले कराओ. या फिर होटल्स में मैंने मेजरली होटल्स की जो इनिशियल बुकिंग मैंने रफली बुकिंग करा दी थी. ज़रूरी नहीं है आपको कि आप उसी होटल में रुको जो आप बुक करा रहे हो वीज़ा के टाइम, बिकॉज आई मीन आप कैंसिल कर सकते हो एनीवेज. तो आप पे एट होटल या फिर बुक नाउ पे लेटर वाली बुकिंग्स करा सकते हो जो भी आपको सूटेबल हो. थर्ड आता है अकोमोडेशन. मैंने कैसे बुक किया था. मैंने अकोमोडेशन बुक किया था अगोड़ा के थ्रू, booking.com के थ्रू. सो व्हाट इज माय टेक ऑन अकोमोडेशन कि आप सो जापान में मेरे मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे होटल्स के. सो टोक्यो वाला होटल था वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे था. थोड़ा एक्सपेंसिव मतलब उसकी रेंज पर डे की थी 15 to 20K. तो अगर आप उतना होटल में रुक रहे हो तो आई थिंक यू विल गेट अ गुड रूम साइज. बट बाकी जो मैंने वीडियोस देखे हैं, द होटल जो 5 to 10K के बीच में होता है उनका रूम साइज बहुत छोटा होता है. एंड टोक्यो इज नोन फॉर स्मॉल साइज रूम. तो इफ दैट इज अ प्रॉब्लम देन आई सजेस्ट कि आप एयरबीएनबी में रहो इफ यू आर गोइंग लाइक विद अ फैमिली या ज़्यादा लोग हैं. अगर सिंगल पर्सन हो तो आई थिंक होटल या कैप्सूल पॉड्स भी आते हैं. बट आई एम नॉट अ हॉस्टल पर्सन एनी मोर बिकॉज हॉस्टल में दिक्कत होती है आपके सामान की, वैल्यूएबल्स की. तो आई दो यू कैन network, you can connect with people, but that's a problem which I personally see. So इसलिए मैं तो नहीं रुकती हूँ हॉस्टल में. एंड जो मेरा ओसाका का होटल था वो भी छोटा था, बट एक या दो लोगों के लिए इनफ साइज होता है होटल का. एंड सबसे अच्छी बात होती है बहुत साफ होते हैं
एंड होटल कितना भी छोटा हो, वहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल होता है। लाइक मैं आई विल बी एडिंग लाइक इन माई जो भी मैं आगे व्लॉग्स डालूंगी अपने होटल के रूम टूर्स वगैरह, यू कैन सी कि मैं कौन से होटल्स में रुकी थी। तो आपको बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम ग्रीन कार्ड लें, रेड कार्ड लें। सो बेसिकली दैट कार्ड इज स्वीका कार्ड, एंड आपको ट्रैवलिंग के लिए जापान में इनफैक्ट हर जगह ही चल जाता है। तो आई रिकमेंड कि मैंने रेड कार्ड लिया था, जो रेड स्वीका होता है, बट आई रिकमेंड कि आप ग्रीन स्वीका लो। उसका 500 आई थिंक रिफंडेबल डिपॉजिट होता है, बट आई थिंक एक बार एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था कि मेरा कार्ड गिर गया है, एंड जो रेड कार्ड होता है वो अगर गिर जाए तो आपको कोई रिफंड मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। बट ग्रीन कार्ड में आपको, क्योंकि उसका टैग होता है, चिप होती है, तो आपको इजीली रिफंड मिल सकता है अगर ऐसा कुछ हो। एंड सिंस डिपॉजिट रिफंडेबल है तो इट्स बेटर टू टेक द ग्रीन कार्ड एज पर माई एक्सपीरियंस। बाकी रही अट्रैक्शंस की बुकिंग, तो मैंने बुकिंग करी थी Klook.com से मेजरली। आई ऑल्सो एड द लिंक्स टू द क्लूक जो मैंने करा था, एंड यू कैन गेट सम डिस्काउंट ऑल्सो विद द लिंक्स। सो बुकिंग मैंने और जो जो अट्रैक्शंस करे हैं टोक्यो में, यू विल सी इन द वीडियोस। एंड आई ऑल्सो ऐड मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं टोक्यो की डिटेल्ड आइटिनरी और ओसाका और क्योटो की डिस्कस करूंगी। सो यू कैन चेक दोज व्लॉग्स। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल द डिटेल्स, जो भी आगे व्लॉग आने वाला है। मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत डिटेल में दिखाऊं कि हाउ इट लुक्स एंड what are the mistakes you should do, and during the travel also I'll show you. So my vlog will start from me traveling from Bangalore to Delhi and then landing my day one. So stay tuned.